स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट में प्रांतीय शासन व्यवस्था किसकी सल्तनत कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। ये जो प्रांतीय व्यवस्था है, इसे प्रांतीय व्यवस्था जो थी उसे इक्ता प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको केंद्रीय शासन व्यवस्था के विषय में बताया था। आज इसके पार्ट 2 में हम प्रांतीय शासन व्यवस्था का जिक्र करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी लिखा है कि सल्तनत कालीन शासकों ने अपनी सुविधा, क्योंकि कोई भी शासन जो होता है वो केवल ना तो केंद्र पर ही आधारित होता है और न केवल प्रांतों पर, बल्कि प्रत्येक शासक जो है, प्रत्येक सुल्तान जो है, वो इसे केंद्रीय और प्रांतीय अलग अलग भागों में विभक्त करता है। तो सल्तनत कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था में दिल्ली सुल्तानों ने भी राज्य को प्रांतों में विभक्त कर रखा था, जिन्हें इक्ता के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये जो इक्ता थे ये आकार में भिन्न भिन्न थे। कोई इक्ता बहुत बड़ा था, जैसे बंगाल का जो इक्ता था वो बहुत विशाल इक्ता था। दूसरी तरफ बदायूं का जो इक्ता था वो काफ़ी छोटा था। और सुल्तान जो हुआ करते थे वो अपने विश्वास पात्र और स्वामी भक्त लोगों को इक्तादार बनाया करते थे। इक्ते के अध्यक्ष को क्या कहते थे? इक्तादार कहा जाता था। इन्हें इक्तादार, मुक्ता, वली अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इन इक्तादारों के मुख्य कार्य क्या क्या थे? जैसे प्रांत में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, भू राजस्व और जो अन्य कर होते थे उनकी वसूली करना, उनका संग्रह करना और उसमें से अपना वेतन तथा प्रशासन संबंधी जितने भी अधिकारी होते थे उनके खर्चों को काटकर शेष रकम को वो केंद्रीय सरकार के उसमें जमा कर देते थे। और जब भी सुल्तान को आवश्यकता, किसी प्रकार की सैन्य आवश्यकता होती थी, तो सुल्तान जो थे वो इनसे सैनिक सहायता भी लिया करते थे। इन कामों के अतिरिक्त इक्तादारों को मुस्लिम कानून की रक्षा करना, उन्हें क्रियान्वित करना, न्यायालयों को निर्णय को कार्यान्वित करना, राजमार्गों और डाकुओं से सुरक्षित करना, इस तरह के भी कई कार्य करने पड़ा करते थे। अब प्रांतीय शासन के पश्चात यदि हम ये देखें कि उस समय सल्तनत काल में स्थानीय प्रशासन या स्थानीय शासन कैसा था, तो हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जहाँ पर स्थानीय प्रशासन की बात कही गई हो। लेकिन तुगलक सुल्तानों के समय में इक्तों को शिकों में विभक्त किया गया। ये जो शिक थे, तो इससे हमें लगता है कि अब स्थानीय प्रशासन का अस्तित्व आ गया था और शिक जो थे, शिक का अध्यक्ष शिकदार कहलाता था और ये भी सैनिक पदाधिकारी होता था। शिक जो थे वो परगनों में विभक्त थे, लेकिन इन परगनों के पदाधिकारियों के क्या नाम थे, उनके क्या काम थे, इसके संबंध में भी कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती। अब हम चर्चा करते हैं प्रांतीय शासन में सैन्य व्यवस्था की। तो आपको जैसे कि पता ही है कि जितना भी संपूर्ण जो सल्तनत काल था उसमें सुल्तानों के समक्ष जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी? आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और जो हिंदू राजा हैं उनसे राज्य की रक्षा के लिए वो संघर्षरत रहते थे। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? एक विशाल सेना की आवश्यकता होती थी। लेकिन जैसा कि आपने दास वंश में देखा कि कोई स्थायी सेना
नहीं रखी जाती थी। बलबन के समय में कुछ सेना रखी गई, लेकिन आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक स्थायी और विशाल सेना रखने की योजना बनाई गई। और क्योंकि स्थायी सेना जिसकी संख्या लगभग 4,75,000, तो जिसमें घुड़सवार ही थे, तो इतनी विशाल सेना को रखने के लिए काफ़ी धन और सैनिकों की आवश्यकता थी, तो उसके समय में स्थायी सेना रखी गई। अब हम अगर सैन्य व्यवस्था को देखते हैं तो अधिकांश सुल्तानों के समय में 2 प्रकार के सैनिक भर्ती किए जाते थे। एक तो वे जो नियमित सैनिक होते थे, जो सुल्तान द्वारा भर्ती किए जाते थे, वो उनकी संख्या जो थी वो काफ़ी कम थी। और दूसरे वे सैनिक होते थे जो प्रांतीय सूबेदार, मुक्ताओं और अमीरों द्वारा भर्ती किए जाते थे और उन्हीं के नियंत्रण में रहते थे। अब ये जो सैनिक भर्ती किए जाते थे, ये प्रांतीय सूबेदारों के प्रति ही जवाबदेह हुआ करते थे। सुल्तान जो थे वो स्थायी सैनिक के रूप में जिन सैनिकों को रखते थे, उन्हें उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था करना उनके रहने की जिम्मेदारी, और उन्हें विभिन्न स्थानों पर या युद्धों में ले जाने का संपूर्ण कार्यभार जो होता था, वो जो सैन्य अधिकारी हुआ करता था, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था, उसके ऊपर रहता था। यदि हम ये बात करें कि उस समय सेना के कितने अंग थे, तो आप सभी परिचित हैं कि सामान्यतः सेना के 3 अंग हुआ करते थे। पहली घुड़सवार सेना, दूसरी पैदल सेना और तीसरी हाथी सेना। यद्यपि इनमें जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र और कहना चाहिए शक्तिशाली और गतिशीलता की दृष्टि से यदि हम देखें तो वो घुड़सवार सेना हुआ करती थी। प्रत्येक घुड़सवार के पास 2 तलवारें, 1 भाला और 1 धनुष होता था। सुल्तान, जैसे कि मैंने कल आगे आपको बताया था कि सुल्तान स्वयं सेना का अध्यक्ष होता था, या सैन्य संबंधी जितने निर्णय लेने हुआ करते थे वो सब सुल्तान के अधीन हुआ करते थे। लेकिन सैन्य विभाग संबंधी जो कार्य हुआ करते थे उसकी जो देखभाल करा करता था या उसका जो अधिकारी होता था वो आरिज़े मुमालिक होता था, और सैनिकों की भर्ती करना, घोड़ों को दागना, हुलिया रखना, उनका रजिस्टर वगैरह निर्धारित करना, इन सब चीज़ों की का लेखा जोखा जो था वो आरिज़े मुमालिक के पास रहा करता था। अब प्रांतीय शासन व्यवस्था में एक जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो क्या है? राजस्व व्यवस्था। राजस्व किसी भी राज्य का, किसी भी प्रांत की आय का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता है। तो कि हम देखते हैं कि सल्तनत काल में सामान्यतः शरह में जो 4-5 करों का जिक्र किया गया है, तो मुस्लिम शासक जो थे उसी के आधार पर कर वसूल किया करते थे, और यही मुस्लिम सुल्तानों की आय के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? खराज, खम्स, जजिया और जकात। उश्र नाम का भी एक कर हुआ करता था जो कि मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। यद्यपि अलग अलग सुल्तानों के समय में इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रही। फिरोज़ तुगलक के समय में हम देखते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया, तो उसने सिंचाई पर कर लगा दिया था जो उन नहरों का उपयोग करा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी चरागाह कर वगैरह लिया जाता था। लेकिन सामान्यतः मुस्लिम कानून या शरह के अनुसार जो सुल्तान हुआ करते थे वो 4 प्रकार के कर मुख्य रूप से लिया करते थे। अगर हम खराज की बात करते हैं तो ये गैर मुस्लिम या कहें कि हिंदुओं की भूमि पर लिया जाने वाला भूमि कर था, उसे खराज कहते थे। और मुस्लिम कानून के अनुसार इसकी दर उपज के
1/10 भाग से 1/2 भाग तक होती थी। खम्स जो होता था वो जो सेना जब युद्ध करती थी काफिरों के विरुद्ध, तो युद्ध में जो लूटपाट का माल मिलता था उसे मिलने के बाद उसका 1/5 भाग सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता था, इसे खम्स कहते थे। और जो शेष 4/5 भाग हुआ करता था उसे सैनिकों में बांट लिया जाता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका उल्टा हो गया। उसके समय में 4/5 भाग जो था वो सरकारी खजाने में जमा होता था और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। तो ये हो गया खराज और खम्स। अब दूसरा आता है, तीसरा पॉइंट आता है ज़कात। ज़कात जो है ये भी एक धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था और ये उनकी संपत्ति का 2.5% वार्षिक कर की दर से लिया जाता था। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ निश्चित मूल्य से अधिक संपत्ति होने पर ही ये कर मुसलमानों से वसूल किया जाता था और इन्हें मुसलमानों के हितार्थ कुछ निश्चित मदों पर खर्च किया जाता था, जैसे मस्जिदों और कब्रों की मरम्मत करवाने में, धार्मिक और लोगों, गरीब मुसलमान और फ़कीरों को भत्ता देने के संबंध में भी इनका उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जजिया कर लिया जाता था। जजिया जो था मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला मुस्लिम कर होता था और जो जो हिंदू मुस्लिम राज्य में रहा करते थे ये कर उनसे वसूल किया जाता था। यद्यपि इसमें भी 3 वर्गों में इसे विभक्त कर रखा था। जो उच्च वर्ग होता था उससे 48 दिरहम, मध्यम वर्ग से 24 दिरहम और निम्न वर्ग से 12 दिरहम प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये कर वसूल किया जाता था। स्त्रियां, बच्चे, अनाथ और वृद्ध तथा ब्राह्मण जो थे वो इस कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया और अन्यथा जो ब्राह्मण थे अन्य मुस्लिम सुल्तानों के समय में इन करों से मुक्त थे। तो मुख्य रूप से यही प्रशासनिक व्यवस्था थी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सुल्तानों के समय में अन्य छोटे मोटे कर लिए जाते थे, लेकिन प्रांतीय शासन व्यवस्था में मुख्यतः हम इक्ता प्रथा, स्थायी प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था के विषय में ही अध्ययन करते हैं। बीच में ही बंद हो गया था, मैं इस पेज पे बोल रही थी बंद।